नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ बाल मुकुंद गुप्त जी का शिव शंभू के चिट्ठे का दूसरा भाग। तो आइए, हमने पहले वाले वीडियो में हमने 5 चिट्ठे करवा दिए थे। आज मैं छठे चिट्ठे से शुरू करने वाली हूँ, जिसका नाम है एक दुरासा। तो ये 25 फरवरी 1905 को हुआ था। नारंगी के रस में जाफरानी बसंती बूटी छानकर श्री शंभू शर्मा खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। ख्याली घोड़े की बागें ढीली कर दी थी, वह मनमानी जकंदे भर रहा था। हाथ पांवों को भी स्वाधीनता दी गई थी। वह खटिया के तूल अर्ज की सीमा उल्लंघन करके इधर उधर निकल गए थे। कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर था और ख्याल दूसरी दुनिया में। अचानक एक सुरीली गाने की आवाज ने चौंका दिया। कान रसिया शिव शंभू खटिया पर उठ बैठे, कान लगाकर सुनने लगे। कानों में मधुर गीत बार बार अमृत ढालने लगा। चलो चलो आज खेले होली कन्हैया घर, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो इतनी अंडरलाइन कर दी थी। चलो चलो आज खेले होली कन्हैया घर। फिर क्या है, कमरे से निकलकर बरामदे में खड़े हुए। मालूम हुआ कि पड़ोस में किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है। कोई सुरीली लय से उक्त होली गा रहा है। साथ ही देखा बादल घिरे हैं, बिजली चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। वसंत में सावन देखकर अक्ल जरा चक्कर में पड़ी, क्योंकि बसंत ऋतु में अगर बारिश होने लगे तो थोड़ा अजीब लगता है कि ठंडक का टाइम होता है। विचारने लगी कि गाने वालों को मलार गाना चाहिए था, ना कि होली। साथ ही ख्याल आया कि फागुन सुदी है, वसंत के विकास का समय है, वह होली क्यों न गावे। इसमें तो गाने वालों की नहीं, वीर की भूल है, जिसने बसंत को सावन बना दिया। कहाँ तो चांदनी छिटकी होती निर्मल वायु बहती, कोयल की कूक सुनाई देती। कहाँ भादों की सी अंधियारी है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है। ओह कैसा ऋतु विपर्य है, मतलब क्या वर्षा होने का संभावना हो गई है। ऐसे बादल घनघोर छाए हुए हैं। इस विचार को छोड़कर गीत के अर्थ का विचार जी में आया। होली खिलैया कहते हैं कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। और खेलने वाले कौन? उनकी प्रजा ग्वाल बाल। इस विचरने शिव शंभू शर्मा को भी चौंका दिए कि क्या भारत में ऐसा समय भी था जब प्रजा लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे? क्या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना आनंद समझते थे? अच्छा, यदि आज शिव शंभू शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियां, भूरे रंग की चिकारियां लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाए तो क्या कहाँ जाएं? राजा दूर 7 समुद्र पार है। राजा केवल नाम सुना है, न राजा को शिव शंभू ने देखा, न राजा ने शिव शंभू को। खैर, राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारत में भेजा है। कृष्ण द्वारिका में है, पर उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए ब्रज में भेजा है। क्या उस राजा प्रतिनिधि के घर जाकर शिव शंभू होली नहीं खेल सकता? ओफ, यह विचार वैसा ही बेतुका है जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती है, पर इसमें गाने वाले का क्या दोष? वह तो समय समझकर ही गा रहा था। यदि वसंत में वर्षा की झड़ी लगे तो गाने वालों को क्या मलार गाना चाहिए? सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण है, उद्धव है, पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। राजा है, राज प्रतिनिधि हैं, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं। सूर्य है, धूप नहीं, चंद्र है, चांदनी नहीं,
माय लॉर्ड नगरी में है, पर श्री शंभू उसके द्वार तक नहीं फटक सकता। उसके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। माय लॉर्ड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा नहीं पहुंच सकती। जहांगीर की भांति उसने अपने सेनागार तक ऐसे कोई घंटा नहीं लगाया जिसकी जंजीर बाहर से हिलाकर प्रजा अपनी फरियाद उसे सुना सके। ना आगे को लगाने की आशा है। मतलब यहाँ पे जहांगीर की बात कही गई है, जिसे न्याय की जंजीर के लिए भी जहांगीर को जाना जाता था। इसे जंजीर अदल भी कहते थे और ये आगरा के महल के बाहर लगाई गई थी, जिसे प्रजा लोग अपनी फरियाद सुनाते थे। तो वही की बात हो रही है कि आशा है। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। प्रजा के मन का भाव वह ना समझता है, न समझना चाहता है। उसके मन का भाव न प्रजा समझ सकती है, न समझने का कोई उपाय है। उसका दर्शन दुर्लभ है। द्वितीया के चंद्र की भांति कभी कभी बहुत देर तक नजर गड़ाने से उसका चंद्रानंद दिख जाता है। जो चंद्रानंद मतलब चंद्र के समान मुख, आनंद मतलब मुख, तो दिख जाता है। लोग उंगलियों से इशारे करते हैं कि वह है, किंतु दूज के चांद के उदय का भी एक समय है। लोग उसे जान सकते हैं। माय लॉर्ड के मुख चंद्र के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं। अच्छा, जिस प्रकार उस देश के निवासी माय लॉर्ड का चंद्रानंद देखने को टकटकी लगाए रहते हैं, या जैसे श्री शंभू शर्मा के जी में अपने देश के माय लॉर्ड से होली खेलने की आई, इस प्रकार कभी माय लॉर्ड को भी इस देश के लोगों की सुध आती होगी। वो सोच रहे हैं कि क्या कभी लॉर्ड कर्जन को भी ऐसी के विचार आते होंगे। क्या कभी श्रीमान का भी जी होता होगा कि अपनी प्रजा के उसके दंड मुंड के विधाता होकर आए हैं। किसी प्रजा में जिसके दंड मुंड के विधाता होकर आए हैं, किसी एक आदमी से मिलकर उसके मन की बात पूछे, या कुछ आमोद प्रमोद की बातें करके उसके मन को टटोले। माय लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना, सूर्य को दीपक दिखाना है। यहाँ पे व्यंग किया गया है। वह स्वयं श्रीमुख से कह चुके हैं कि ड्यूटी में बंधा हुआ मैं इस देश में फिर आया। वह देश मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे ड्यूटी और प्यार की बात श्रीमान के कथन से ही तय हो जाती है। उसमें किसी प्रकार की हुज्जत उठाने की जरूरत नहीं है। तथापि यह प्रश्न आप जी में उठता है कि इस देश की प्रजा के माय लॉर्ड का निकट होना और प्रजा के लोगों की बात जानना भी इस ड्यूटी की सीमा तक पहुंचता है या नहीं। यदि पहुंचता है तो क्या श्रीमान बता सकते हैं कि आप 6 साल के लंबे शासन में इस देश की प्रजा को क्या जाना और उससे क्या संबंध उत्पन्न किया। जो पहरेदार सिर पर फेटा बांधे, हाथ में संगीनदार बंदूक लिए, काट के पुतलों की भांति गवर्नमेंट हौसले के द्वार पर दंडायमान रहते हैं, या छाया की मूर्ति की भांति जरा इधर उधर हिलते जुलते दिखाई देते हैं, कभी उनको भूल भटके आपने पूछा कि कैसी गुजरती है किसी काले प्यादे चपरासी या खानसामा आदि से? कभी आपने पूछा कि कैसे रहते हैं, तुम्हारे देश की क्या चाल ढाल है, तुम्हारे देश के लोग हमारे राज्य को कैसे समझते हैं? क्या इन नीचे दर्जे के नौकर चाकरों को कभी माय लॉर्ड के श्रीमुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों के सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या खाली पेड़ों पर बैठी चिड़ियों का शब्द ही उनके कानों तक पहुंचकर रह गया? क्या कभी सैर तमाशे से में टहलने के समय या किसी एकांत स्थान में इस देश के किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर मिला, अथवा इन देश के प्रतिष्ठित बेगरज आदमी को अपने घर पर बुलाकर इस देश के लोगों के सच्चे विचार जानने की चेष्टा की, अथवा कभी विदेश या रियासतों के दौर में उन लोगों के सिवा जो झुक झुक कर लंबी सलाम में करने आए हों, किसी सच्चे और बेपरवाह आदमी से कुछ पूछने या कहने का कष्ट किया? सुनते हैं कि कलकत्ते में श्रीमान ने कोना कोना देख डाला। भारत में क्या
भीतर और क्या सीमाओं पर कोई जगह देखे बिना नहीं छोड़ी। बहुतों का ऐसा ही विचार था, पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परिक्षोत्तीर्ण छात्रों की सभा में चांसलर का जामा पहन कर आई लॉर्ड ने जो अभिज्ञता प्रकट की, उससे क्या स्पष्ट हो गया कि जिन आंखों से श्रीमान ने देखा उनमें इस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति ना थी। सारे भारत की भारत की बात जाए, इस कलकत्ते में ही देखने को उतनी बातें हैं कि केवल उनको भली बात देख लेने से भारतवर्ष की बहुत सी बातों का ज्ञान हो सकता है। माय लॉर्ड के शासन के 6 साल हालवेल के स्मारक में लाठ बनाने, ब्लैक हॉल को पता लगाने, अख्तर लोनी की लाठ को मैदान से उठवाकर वहां विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने, गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ और अच्छी सड़कों का प्रबंध कराने में बीत गए। दूसरे दौर भी वैसे ही कामों में बीते रहा। संभव है कि उसमें भी श्रीमान के दिलपसंद अंग्रेजी मोहल्लों में कुछ और भी बड़ी बड़ी सड़कें निकल जाएं और गवर्नमेंट हाउस की तरफ के स्वर्ग की सीमा और बढ़ जावे, पर नगर जैसा अंधेरे में था वैसा ही रहा, क्योंकि उसकी असली दशा देखने के लिए और ही प्रकार की आंखों की जरूरत है। जब तक वह आंखें न होंगी यह अंधेरा यूं ही चला जाएगा। यदि किसी दिन शिवशंभु शर्मा के साथ मायलॉर्ड नगर की दशा देखने चलते तो वह देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों और सूरों की भांति सड़े गंदे झोपड़ों में पड़ी लौटती हैं। उनके आसपास सड़ी बदबू और मैले सड़े पानी के नाले बहते हैं। कीचड़ और कूड़े के ढेर चारों ओर लगे हुए हैं। उनके शरीर पर मैले कुचले फटे चिथड़े लिपटे हुए हैं। उनमें से बहुतों की आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता। जाड़ों में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहां तहां पड़ते फिरते हैं। बरसात में सड़े सीले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। सारांश यह है कि हर एक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया करके जल्द जल्द उन्हें जीवन रूपी रोगों के कष्ट से छुड़ाती है। परंतु क्या इससे भी बढ़कर और दृश्य नहीं है? हाँ है, पर जरा और स्थिरता से देखने के हैं। बालों में बिखरी हुई चीनी को हाथी अपने सूंड से नहीं उठा सकता। इसके लिए चिमटी की जिन्हें दरकार है। इसी कलकत्ते में ही, इसी इमारतों के नगरों में माय लॉर्ड की प्रजा में हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको रहने को सड़ा झोपड़ा भी नहीं है। गलियों और सड़कों पर घूमते घूमते जहाँ जहाँ जगह देखते हैं वहीं पड़े रहते हैं। पहरे वाले आकर डंडा लगाता है तो सरक कर दूसरी जगह जा पड़ते हैं। बीमार होते हैं तो सड़कों पर ही पड़े पांव पीट कर मर जाते हैं। कभी आग जलाकर खुले मैदान में पड़े रहते हैं। कभी कभी हलवाइयों की भट्टियों से चमट कर रात काट देते हैं। नित्य उनकी 2-4 लाशें जहाँ तहाँ से पड़ी हुई पुलिस उठाती है। भला माय लॉर्ड तक उनकी बात कौन पहुँचावे? दिल्ली दरबार में, अब यहाँ से अंडरलाइन कर दिया है, दिल्ली दरबार में भी जहाँ सारे भारत का वैभव एकत्र था, सैकड़ों ऐसे लोग दिल्ली की सड़कों पर पड़े दिखाई देते थे, परंतु उनकी ओर देखने वाले कोई न था। यदि माय लॉर्ड एक बार उन लोगों को देख पाते तो पूछने को जगह हो जाती कि वह लोग भी ब्रिटिश राज के सिटीजन हैं या वह नहीं। यदि हैं तो कृपा पूर्वक पता लगाइए कि उनके रहने के स्थान कहाँ है और ब्रिटिश राज्य से उनका क्या नाता है। क्या कहकर वह अपने राजा और उसके प्रतिनिधि को संबोधन करे, किन शब्दों में ब्रिटिश राज्य को आशीष दे,
क्या क्यों कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक उगल भूमि के अधिकारी नहीं, जिससे जिसमें हमारे जिसमें हमारे शरीर को फटे चिथड़े भी नहीं जुड़े और ना कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज की जय हो। उसका राज प्रतिनिधि हाथियों का जुलूस निकालकर सबसे बड़े हाथी पर चौवर छत लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजावे। इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी है जिसके लोग जब संध्या सवेरे किसी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं और उन राजा महाराजाओं की गुणावली वर्णन करते हैं जो प्रजा का दुख मिटाने और उनके अभाव का पता लगाने के लिए रातों को देश बदल कर निकला करते थे। वेश होगा बेटा, देश नहीं, यहाँ पे निकला करते थे। अकबर के प्रजा पालन की और बीरबल के लोक रंजन की कहानियां कहकर वह भी जी बहलाते हैं और समझते हैं कि न्याय और सुख का समय बीत गया। अब वह राजा संसार में उत्पन्न नहीं होते जो प्रजा के सुख दुख की बातें उनके घरों में आकर पूछ जाते थे। महारानी विक्टोरिया को वह अवश्य जानते हैं कि वह महारानी थी और अब उनके पुत्र उनकी जगह राजा और इस देश के प्रभु हुए हैं। उनको इस बात की खबर तक भी नहीं है कि उनके प्रभु के कोई प्रतिनिधि होते हैं और वही इस देश के शासन के मालिक होते हैं तथा कभी कभी इस देश की 30 करोड़ प्रजा का शासन करने का घमंड भी करते हैं अथवा मन चाहे तो इस देश के साथ बिना कोई अच्छा बर्ताव किए भी यहाँ के लोगों को झूठा मक्कार आदि कहकर अपनी बड़ाई करते हैं। इन सब विचारों ने इतनी बातों से शंभू के जामे भी पक्की कर दी है कि अब राजा प्रजा के मिलकर होली खेलने का समय गया। जो बाकी था वह कश्मीर के राजा महाराजा रणवीर सिंह, इनका भी नाम का जिक्र हुआ है, साथ समाप्त हो गया। इस देश में उस समय के फिर लौटने की जल्द आशा नहीं है। इस देश की प्रजा का वह भाग्य नहीं है, साथ ही किसी राजपुरुष का भी ऐसा सौभाग्य नहीं है जो यहाँ की प्रजा के अकिंचन प्रेम के प्राप्त करने की परवाह करे। माय लॉर्ड, आपने शासनकाल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं। वह प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे, तो भी इतना संदेश भंगड़ शिवशंभू शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। वह आपकी गूंगी प्रजा का वकील है जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। अब ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? बमुला जिमाने सुलिताम के रसानद ई द्वारा की वश क्रे बादशाही जे नजर मराम गदारा। यहीं पर छठा चिट्ठा खत्म होता है। अब सातवां चिट्ठा है जो भारत मित्र 18 मार्च 1905 को हुआ था। इसका क्या नाम है? विदाई संभाषण। ये लिखा हुआ भी है। इस सातवें चिट्ठे का नाम है विदाई संभाषण। तो शुरू करते हैं। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा माय लॉर्ड से, और हो गया है। अब इस देश में अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा। किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार ना आपका ही था, वह इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है।
बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने में से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वह यही सोचते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और इससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। वह दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना के बिछड़न समय बड़ा ही करुणोत्पादक होता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और कोमल होता है। वैर भाव छोड़कर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दिन भंगड़ ब्राह्मण को भी कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि यहाँ वहाँ पिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी पिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार श्री शंभू के 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। अब देखो श्री शंभू जी ने कैसा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है एक गाय का, कि 2 गायें होती हैं, एक कमज़ोर होती है, एक बलशाली होती है। तो एक टक्कर मार देती है तो कमज़ोर वाली गिर जाती है, लेकिन क्या हुआ अंत में, जो वो क्या हुआ कि एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, मतलब बेच दी गई। तो देखा गया कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ने की यह दशा होती है, वहाँ के मनुष्यों की दशा कैसी होती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। मतलब कि अब तो उसको खुश होना चाहिए था, वो मारती भी थी कमजोर गाय को, लेकिन नहीं खुश हुई। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि इस देश के लोगों में कितना प्रेम भाव है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, तथा आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना प्रारंभ किया था, वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, और अंत में ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। घमंडी खिलाड़ी समझता था कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। इस बार मुंबई से उतरकर माय लॉर्ड, अपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाला बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा। वह कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वाले न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। इस बार आपने अपना बिस्तर गरम राख पर रखा है, और भारतवासियों को गरम तावे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है, और स्वयं भी सुखी न हो सके, यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। आपको लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी, और अब क्या हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए। अलिफ लैला, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अलिफ लैला अलहदीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफों की गद्दी पर आग खोलकर वह शासन न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी थी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। पर दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के दादा रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह
के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे अलग और सबसे ऊंचा था। होदा और चवर छत्र आदि सामान सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का दर्जा था, किंतु आप देखते हैं कि जंगीला टके मुकाबले में अपनी पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे हैं। आपके देश स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन में वक्ता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो उस देश में हुआ जिधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके इस एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजाओं को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के बावजूद जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके एक इशारे पर इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरा रखा गया। ओह, इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि एक फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत ना हो सका और उनको इसी गुस्से मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर ना रखा गया, उल्टा उन्हीं के निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिर कर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीना नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपनी पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, या आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इस देश के वासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासन का प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चय मानते होंगे। जो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद्द से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। एक काम हो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद्द छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घसोटने से प्रजा की बात सुन लेते, पर आप एक मौका तो ऐसा बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो। यहाँ पे लॉर्ड कर्जन की तानाशाही के बारे में बात की जा रही है और उसकी बात सुनी हो। नादिर शाह, यहाँ से अंडरलाइन करें, नादिर शाह जब दिल्ली में कत्लेआम किया और तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा की गिड़गिड़ाकर वंश विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जहां भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई तथा वंश विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं। नादिर शाह से भी बढ़कर आपकी जिद्द है। क्या आप समझते हैं कि आपकी जिद्द से प्रजा के जी में दुख नहीं
होता आप विचारिए तो। एक आदमी को आपके कहने पर, पद न देने पर नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ना चाहती? यहाँ की प्रजा आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी इस जिद ने देश की प्रजा को पीड़ित किया। आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को तब नहीं आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपत्ति के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदार से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, क्या कहा था यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपत्ति के दिन मैंने तुझमें काटे तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभचिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम ना ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। ऐसे उस नरवरगढ़ विदाई हुई थी उस राजा की। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते उस समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे, मैंने तुझे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत यह शान देखी और इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी ना की। संसार के सबसे पुराने देश जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में ना थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। तो यहीं पर 7वां चिट्ठा खत्म हो जाता है। अब यहाँ से 8वां चिट्ठा पढ़ेंगे जो 2 सितंबर 1905 को हुआ था, बंग विच्छेद के नाम से। बंग विच्छेद के नाम से है ये, बंग विच्छेद। बंग विच्छेद तो शुरू करते हैं। गत 16 अक्टूबर, अब यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद का बंगाल का पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और असम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माय लॉर्ड इंग्लैंड के महान राज प्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। भंगड़ लोगों के पिछले रगड़े की बात यहाँ माय लॉर्ड की सबसे पिछली प्यारी इच्छा थी। खूब इच्छा अच्छी तरह भंग घुटा कर तैयार हो जाने पर भंगड़ आनंद से उस पर एक और रगड़ लगाता है। भंगड़ जीवन में उससे बढ़कर और कुछ आनंद नहीं होता।
माय लॉर्ड के भारत शासन जीवन में भी इससे अधिक आनंद की बात कदाचित कोई ना होगी, जिससे पूरी होते देखने के लिए आप इस देश का संबंध जाल छिन्न कर डालने पर भी उससे अटके रहे। माय लॉर्ड को इस देश में जो कुछ करना था वह पूरा कर चुके थे, यहाँ तक कि अपने सब इरादों को पूरा करते करते अपने शासनकाल की इतिश्री भी अपने ही कर कमल से कर चुके हैं। जो कुछ करना बाकी था वह यही बंग विच्छेद था, वह भी हो गया। आप अपनी अंतिम कीर्ति की ध्वजा अपने ही हाथों से उड़ा चले और अपनी आंखों को अपने उसके प्रदर्शन से सुखी कर चले। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने शासनकाल की रकाबी में बहुत सी कड़वी कैसेली चीजें चख जाने पर भी आप अपने लिए मधुरेण समापयित कर चले, यही गनीमत है। अब कुछ करना नहीं रह गया है, हो तो उसके पूरा करने की शक्ति माय लॉर्ड में नहीं है। आपके हाथों में इस देश का जो बुरा भला होना था हो चुका। एक ही तीर आपके तरकश में और बाकी है, उससे आप बंग भूमि का वचेसल छेद चलें। बस यहाँ आकर आपकी शक्ति समाप्त हो गई। इस देश की भलाई की और तो आपने इस समय भी दृष्ट न की, जब कुछ भला करने की शक्ति आप में थी, पर अब कुछ बुराई करने की शक्ति भी आप में नहीं रही। इससे यहाँ के लोगों को बहुत ढांढस मिली। अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम वर्ष है। इस प्रकार के विषाद और हर्ष इस पृथ्वी के सबसे पुराने देश की प्रजा ने बारंबार देखे हैं। महाभारत में सबका संहार हो जाने पर भी घायल पड़े हुए दुर्मुख दुर्योधन को अश्वत्थामा की यह वाणी सुनकर अपार हर्ष हुआ था कि मैं पांचों पांडवों के सिर काटकर आपके पास लाया हूँ। इसी प्रकार सेना सुधार रूपी महाभारत में जंगी लाट किचनर रूपी भूमि की विजय गदा से जर्जित होकर पांचवें हृदय में पड़े इस देश के माय लॉर्ड को इस खबर ने बड़ा हर्ष पहुंचाया। अपने हाथों से श्रीमान को बंग विच्छेद कर अवसर मिला। इसी महाहर्ष को लेकर माय लॉर्ड इस देश से विदा होते हैं। यह बड़े संतोष की बात है। आपनों से लड़कर श्रीमान की इज्जत गई या श्रीमान ही गए, उसका कुछ ख्याल नहीं। भारतीय प्रजा के सामने आपकी इज्जत बनी रही, यही बड़ी बात है। आपके सहारे स्वदेश तक श्रीमान मोछों पर ताव देते चले जा सकते हैं। श्रीमान के ख्याल के शासक इस देश ने कई बार देखे। 500 से अधिक वर्ष हुए तुगलक वंश के एक बादशाह ने दिल्ली को उजाड़ और कर दौलताबाद बसाया था। पहले उसने दिल्ली की प्रजा को हुक्म दिया कि दौलताबाद में जाकर बसो। जब प्रजा बड़े कष्ट से दिल्ली को छोड़कर वहां जाकर बसी तो उसे फिर दिल्ली को लौटाकर आने का हुक्म दिया। इसी प्रकार 2-3 बार प्रजा को दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दिल्ली। किसकी बात हो रही है? ये इसका कमेंट करके आप बताइएगा। अगर नाम पता होगा, इसको पागल बादशाह के नाम से जानते थे। अर्थात श्रीमान मोहम्मद तुगलक के दौलताबाद और अपने वतन के बीच में चकराना और तबाह होना पड़ा। हमारे इस समय के माय लॉर्ड ने केवल इतना ही किया कि बंगाल के कुछ जिले आसाम में मिलाकर एक नया प्रांत बना दिया। कलकत्ते की प्रजा को कलकत्ता छोड़कर चटगांव में आबाद होने का हुक्म तो नहीं दिया, तो जो प्रजा तुगलक जैसे शासकों का ख्याल बर्दाश्त कर गई, वह क्या आजकल के माय लॉर्ड के एक ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर सकती? सब ज्यों का त्यों है। देश की भूमि जहाँ थी वहीं है, और उसका हर एक नगर और गांव जहाँ था वहीं है। कलकत्ता उठाकर चेरापूंजी पहाड़ पर नहीं रख दिया गया और शिलांग उड़कर हुगली के पुल पर नहीं आ बैठा। पूर्व और पश्चिम बंगाल बीच में कोई और नहर नहीं खुद गई और दोनों को अलग